हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म एंड ईसीओ। रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है कि नॉर्मली क्या है, जिसको पैसे सप्लाई के टाइम जिसको पैसे मिलते हैं वो पे वो पे करता है, जो भी रहता है मतलब टैक्स वगैरह वो पे करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पैसे देगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो पैसे लेता है वो पे करेगा, लेकिन यहाँ पे रिसिपिएंट जो पैसे देगा उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ हम जितना भी इसका कॉन्सेप्ट होगा सब कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन आता है सेक्शन 298 के हिसाब से। मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ सेक्शन 93 एंड 94 अंडर सेक्शन 53 एंड 54 ऑफ IGST एक्ट। मतलब कि जो भी होगा, जो रिसिपिएंट है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस का, जो कि मतलब सप्लाई रिसीव कर रहा है गुड्स या सर्विस को, लायबिलिटी किसकी होगी टैक्स पे करने की? रिसिपिएंट की, जो कि गुड्स सर्विस या बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर की नहीं होगी, जो गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहा है। 9394 या फिर 9394 किसका था? CGST का। एंड 5354 है IGST का। तो उस केस में वहाँ पे सप्लाई माना जाता था, जो सप्लायर पे करता था, लेकिन यहाँ पे रिसिपिएंट पे करेगा। अच्छा, तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो असेसमेंट क्या होगा? सप्लायर हैज़ एक्सेस टू टैक्स एंड ट्रांसफर द रिसिपिएंट, यानी कि जो सप्लायर है वो उसको पे करना है और वो ट्रांसफ़र कर देगा रिसिपिएंट को टैक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिसिपिएंट हैज़ एक्सेस टू टैक्स एंड सप्लायर विल नॉट चार्ज GST इन इनवॉइस। यानी कि इसमें क्या है कि रिवर्स चार्ज में सप्लायर कोई अपने में GST वो उतना ही अमाउंट लगाएगा जितना उसका एक्चुअल में, उस पर GST नहीं ले सकता। लेकिन और क्योंकि रिसिपिएंट को वो टैक्स पे करना होता है, इसलिए सप्लाई इनवॉइस पे GST नहीं आता। पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, सप्लाई विल लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट एंड रिसिपिएंट विल बी लायबल टू। इसमें रिसिपिएंट लायबल होगा, इसमें सप्लायर लायबल होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सप्लायर को रजिस्टर करना पड़ता है और रिसिपिएंट को करना पड़ता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर ऐसा है कि वो नहीं हो सकता तो रिवर्स चार्ज के केस में उसको फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या रहेगी? सेम ड्यू डेट सेम रहती है, मंथली जो भी होता है नॉर्मल। टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल चार्जेस में तो 12/2 और 13/2 के हिसाब से होता है गुड्स और सर्विस का, लेकिन रिवर्स चार्ज में 12/3 और 13/3 के हिसाब से होता है। वो जब टाइम ऑफ सप्लाई हम चैप्टर करेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। मेड ऑफ पेमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि ऑनलाइन पे कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर। ये इनवॉइस चैप्टर में हमारा क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में होता क्या है। एक तरीके से ऑनलाइन शीट्स होते हैं जिसमें हम एंट्री वगैरह डाल के पेमेंट कर देते हैं। फिर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज़ कर सकते हैं। रिसिपिएंट कैन नॉट बी यूज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पेमेंट ऑफ GST सप्लाई, बट आफ्टर पेमेंट, मतलब क्यों क्रेडिट लेजर यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट के टाइम पे? क्योंकि क्रेडिट लेजर में क्या है, हमारे क्रेडिट पड़े होते हैं कि हमने किस किस से GST पे कर रखा है, किस किस के हिसाब से, तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट हुआ। लेकिन बाद में क्या है, वो उससे यूज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन टैक्स पे करने के बाद उस जो भी पे करा है उसने टैक्स, उसको अपने क्रेडिट लेजर में शो कर सकता है, मतलब शो हो जाएगा और फिर उस पर क्रेडिट ले सकता है। सेक्शन 93 क्या बात करता है? सेक्शन 93 रिवर्स चार्ज अंडर नोटिफाइड केसेस। कुछ नोटिफाइड केसेस है, उस केस में ही रिवर्स चार्ज आएगा। द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल की रिकमेंडेशन, ये नहीं कि गवर्नमेंट खुद आएगी और कह देगी कि आज से रिवर्स चार्ज लगेगा इंडियन गुड्स पे, ऐसा नहीं है। जो GST का काउंसिल मीटिंग्स है, मेंबर्स वगैरह है, उनके साथ बात करके उनकी मीटिंग बुला के ही वो कर सकती है। तो नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरी विद द गुड्स सर्विस पे लगेगा टैक्स ऑन विद द रिवर्स चार्ज बेसिस द रिसिपिएंट विद द गुड्स पर्सन लायबल टू पेइंग टैक्स। कुछ नहीं इसमें, मतलब ये कुछ काम का नहीं है वैसे, सिंपल इसमें बोला है कि जब गवर्नमेंट जिस पे कहेगी, जिस पे नोटिफाई करेगी, उसी पे RCM लग जाएगा। तो इतना आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि गवर्नमेंट जिस केस
में कहेगी कि मतलब गवर्नमेंट काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलके जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालेगी या किसी गुड्स के बारे में कहेगी कि आज से इस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है या इस पे लगा हुआ है या आज से चालू होगा तो इस केस में उस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। 9.4 बात करता है व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स टू सर्विस अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हुआ है तो क्या करना है। द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी गुड्स, यानी कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज के गुड्स है, सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उससे स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि सिंपल है कि सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, सप्लाई हुआ है सप्लाई फ्रॉम सप्लाई बाय अ सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया गया है तो उस केस में शेल बी पेड विद द रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू सच रेसिपिएंट एज इफ द पर्सन लायबल टू पेइंग द टैक्स रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस। तो उस केस में क्या होगा, तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर नहीं था ना, लेकिन सप्लाई जो रेसिपिएंट है उसको तो वो तो रजिस्टर्ड पर्सन था, उसे तो टैक्स पे करना ही होता था। तो रिवर्स चार्ज के केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन, भले ही उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लिया है तो भी उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ आरसीएम ऑफ सर्विसेज, यानी कि कुछ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है। नॉर्मली तो गुड्स वगैरह के होते हैं, इसमें हमें बात करनी है सर्विसेज के बारे में। तो गुड्स पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस के बारे में स्पेशली कहा गया है कि गुड्स में तो नॉर्मली लग जाएगा क्योंकि गुड्स में पता है किससे सप्लाई हुआ। तो लेकिन रिसिपिएंट सर्विस के केस में क्या क्या होगा, तो इसमें कुछ कैटेगरीज दे रखी है, उन सर्विस पे हमारा जो है आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए सर्विसेज कहते हैं। तो सबसे पहले इसके दो ऑप्शन है कि या तो आपने फॉरवर्ड चार्ज अडॉप्ट किया है या आपने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं किया, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टर वगैरह है, एजेंसी वगैरह है, अगर उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज अडॉप्ट किया है या नहीं किया तो उन पर किस तरीके से चार्ज लगेगा। तो पहले अगर उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज लिया है, ऑप्ट किया है, तो उसके इसमें टेक रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 12% के हिसाब से जीएसटी इशू पे करना पड़ेगा। और जो टैक्स इनवॉइस करेंगे ना, उस पर भी फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से अपना आईटीसी वगैरह ले सकते हैं। यूज़ आईटीसी देयर इनपुट गुड्स, ये आई मतलब इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, जिस भी तरीके से उनका ट्रांसपोर्टेशन है उस हिसाब से वो आईटीसी भी ले सकते हैं। इफ़ जीटी सर्विस सप्लाई द अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट फुलफिलिंग अंडर नोटिफाइड कैटेगरी, तो फिर उस पर ना फॉरवर्ड आएगा, मतलब कि अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुआ है तो उस केस में जीटीए की केस में फिर ना सप्लायर को कोई टैक्स पे करना है और ना ही रिसिपिएंट को। उसके बाद आता है कि अगर फॉरवर्ड चार्ज नहीं लेते, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लिया तो मतलब रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज के केस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जीएसटी इज पेबल बाय रेसिपिएंट एट द रेट, रेसिपिएंट द्वारा जीएसटी पे किया जाएगा कितने रेट से, 5% से। यहाँ पे क्या था 12%, अगर फॉरवर्ड से दोगे तो 12% से देना पड़ेगा, लेकिन अगर रिवर्स चार्ज में होगा तो सिर्फ 5% का जीएसटी ही पे करना पड़ेगा। तो लेकिन इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, तो कुछ कैटेगरीज़ जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ जीटीए सर्विस सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम इज एप्लीकेबल एंड रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अगर नॉर्मली जीटीए सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को जाती हैं, फिर वो चाहे फॉरवर्ड ले या रिवर्स ले, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जाती है, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन जो फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वगैरह हैं, तो इन सबको आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सच नोटिफाइड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट 5% एंड नीड टेक टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो फैक्ट्री, सोसाइटी, जो नाम दिए स्पेसिफिक, ये कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं ना, तो इन पे
स्पेशली एप्लीकेबल हो जाएगा आरसीएम, भले ही वो फिर अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इनके अलावा जितने भी इंडिविजुअल या एचयूएफ के साथ सप्लाई होगा, मतलब जो सप्लाई रिसिपिएंट होंगे उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस ऑफ एग्जाम्प्ट पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, फिर वहाँ आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद लीगल सर्विसेज की बात करें तो लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल, सीनियर या फर्म ऑफ एडवोकेट, यानी किसी सीनियर लॉयर, किसी और नॉर्मल इंडिविजुअल या किसी फर्म ऑफ एडवोकेट्स के फर्म होते हैं, जैसे सीएस के फर्म होते हैं वैसे एडवोकेट के भी फर्म होते हैं। तो उन बिजनेस एंटिटी, जो कि एक बिजनेस एंटिटी उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड की हो, तो लीगल सर्विस मानी जाती है। तो लीगल सर्विस मीन्स सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी ऑन असिस्टेंट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ के हिसाब से किसी भी ब्रांच में अगर आपने एडवाइस दिया है या कंसल्टेंसी दिए इन एनी मैनर, कोई भी मैनर हो, रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के सामने जाके प्रेजेंट करना हो किसी का केस, तो वो या ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने, तो वो सारी सर्विसेज लीगल सर्विस मान ली जाएगी। उसके अलावा आप कोई सर्विस देते हो, गुड्स सोल्ड करते हो, तो वो लीगल सर्विस के अंदर नहीं आता। या कोई और तरीके की सर्विस देते हो, तो अकाउंटिंग सर्विस देते हो लॉ के अलावा, एडवोकेट हो आप, लेकिन आप अकाउंटिंग कंसल्टेंसी दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो उस केस में वहाँ पे भी अगर आपको कोई फ़ीस मिलती है तो वो भी सर्विस मानी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जिसमें हमारा पूरा ये लीगल सर्विस वाला केस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है आरसीएम किस किस पे लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज किस पे लगेगा और कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहला आता है ओनली इफ लीगल सर्विस सप्लाइड, अगर लीगल सर्विस हुई है तो ही लगेगा, लीगल सर्विस के अलावा कोई और हुआ है तो नहीं लगेगा। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। सर्विस मस्ट बी सप्लाइड इंडिविजुअल, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट फर्म या कोई और एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट ने अगर सर्विस दी तो ये इस केस लॉ के अंदर, इस केस के अंदर आएगा, लीगल सर्विस के अंदर आरसीएम आएगा। लेकिन अगर किसी और ने दी, कोई एडवोकेट कंपनी है, देखो यहाँ क्या बात की है, फर्म की बात की गई है, यहाँ पे फर्म की बात की गई है और यहाँ पे कंपनी, तो कंपनी अगर है ना तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, लेकिन अगर फर्म है तो रिवर्स चार्ज में आ सकता है। या कोई सीएमए या कोई और कंपनी ने क्या किया है, लोकल सर्विस, लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई है, तो उस केस में भी वो आएगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद आता है सर्विस सप्लाई टू, तो आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विसेज सप्लाई टू बिजनेस एंटिटी, जो कि जो लीगल सर्विसेज है ना, अगर वो बिजनेस एंटिटी को सप्लाई की गई हैं तभी वो माना जाएगा आरसीएम, तभी वहाँ पे आरसीएम आएगा। लेकिन आपने किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टनरशिप फर्म वगैरह को दी है तो अब वहाँ पे आरसीएम नहीं एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस आ गए हैं, जैसे सर्विस सप्लाई टू बिजनेस एंटिटी हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर है, नॉन बिजनेस एंटिटी है, या कोई और सेंट्रल मतलब कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, तो उस केस में वहाँ पे आरसीएम आएगा ही नहीं। आपको आरसीएम मतलब टैक्स ही पे नहीं करना, मतलब किसी लिमिट से नीचे है तो वहाँ तो टैक्स आता ही नहीं है। नॉन बिजनेस एंटिटी है वहाँ भी नहीं आएगा, लेकिन कोई गवर्नमेंट एंटिटी है ना तो वहाँ भी टैक्स आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने लीगल सर्विस दी है तो। रिसिपिएंट हैज़ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आ जाता है। मतलब कि कुछ क्या होता है कि जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का छूट है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या करती है काउंसिल्स की कहती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो अगर कहीं प्रोडक्टिविटी कम होती है ना तो कुछ चीज़ों पे एग्जेम्पशन लगा देती है कि नहीं आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, या आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करोगे भले ही आपने लीगल सर्विस दी हो या कोई और सर्विस दी हो। तो उस केस में वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आता है तो आरसीएम देगा, और अगर नहीं आता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में अगर कर आएगा, मतलब कि उस एरिया में होने वाली किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी कि जो होते हैं कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कराने वाले लोग होते हैं, तो उनकी बात की गई है। तो इसका सिर्फ छोटा सा है कि कोई भी बिजनेस
आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होगा सर्विस देगा तो वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होगा। खत्म हो गई। स्पॉन्सरशिप बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बिजनेस एंटिटी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है अपनी सर्विस देती है ना, तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विस मानी जाती है, मतलब कि उस पर आरसीएम आता है। तो इसका एनालिसिस देखते हैं, जैसे आरसीएम कहाँ आएगा और फॉरवर्ड चार्ज कहाँ आएगा। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विस, जो स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी उसी में आएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या होता है कि कुछ इवेंट करा रहे हैं तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है, अपने बैनर्स, अपनी जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं वो वहाँ लगवा देती है, तो वो स्पॉन्सरशिप होता है। तो उसके बाद लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना होगा। सप्लायर में हमने पहले यानी पर्सन कर दिया तो फॉरवर्ड चार्ज की बात ही नहीं आती सप्लायर के केस में कि सप्लायर कौन होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। उसके बाद रिसिपिएंट की बात करें तो आरसीएम इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ रिसिपिएंट इज़ बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है तभी आएगा, मतलब कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दिया है तभी वो एप्लीकेबल होगा, और अगर उसके अलावा किसी को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म विल बी टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि ये सिंपल 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर इस पर क्वेश्चन आए तो जब आप पॉइंटर्स लिखोगे तो उस केस में आप आराम से 4 पॉइंट बना सकते हो कि एप्लीकेबल इन स्पॉन्सरशिप, सप्लाई बाय एनी पर्सन। तो इसको कंबाइन करके आप एक पूरा सेंटेंस में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। कुछ स्पेशल डिस्कशन जैसे कि लाइक sponsorship entity with the money aligning with the promoter through the particular persons with the firm publicity also get the space and profit actual remain, मतलब कि उससे उसको कुछ प्रॉफिट वगैरह हो रहा है उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद ये केसेस है कुछ जहाँ पे बोला गया है कि कहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा, उसकी बात की गई है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में सबसे पहला XYZ लिमिटेड इन इंडिया की एक कंपनी है एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज PQR लिमिटेड इन इंडिया। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले सप्लायर कौन है, सप्लायर से कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी पर्सन हो तो इसको क्या देखेंगे हम, छोड़ो इसको। रिसिपिएंट कौन है, PQR लिमिटेड एक बिजनेस एंटिटी है, तो इस केस में हमारा RCM आ जाएगा। और कौन पे करेगा टैक्स, रेसिपिएंट यानी कि PQR लिमिटेड हमारा जो है टैक्स पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक इंडिविजुअल से एक पार्टनरशिप फर्म को कराए तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी माना जाएगा, तो उस केस में भी आ जाएगा। तो इस केस में RCM और ZQ पार्टनरशिप फर्म जो है वो पे करेंगे टैक्स। उसके बाद XYZ लिमिटेड टू इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल थोड़ी ना कोई बिजनेस एंटिटी या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और XYZ को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये USA में है, USA यानी कि हमारी टैक्सेबल टेरिटरी जो है, हमारे टैक्सेबल एरिया क्या है, इंडिया, तो इंडिया के बाहर का है, तो जो इंडिया के बाहर का बंदा है तो उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज आ जाता है और यहाँ पे भी XYZ लिमिटेड टैक्स पे करेगा। तो ये केस हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या बिजनेस है टू बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट्स किसी भी तरीके की कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती है, लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देती है बिजनेस एंटिटी को कि आप यहाँ पे वर्क करो और हमें फिर जो भी इसका अमाउंट होगा वो पे कर देना। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कोई सर्विस दी गई। सर्विस रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड प्रेसिडेंट ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी कि पोर्ट या एयरपोर्ट पे किसी भी तरीके के क्राफ्ट वेसल का यूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट की चीज़ों का यूज़ करने को दिया गया, सर्विस दी गई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन दिया गया, तो उस केस में हमारा RCM एप्लीकेबल होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय CG एक्सक्लूडिंग मिनिस्टर रेलवे के हटा के, लेकिन बाकी कोई भी गवर्नमेंट होगी तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाए, रजिस्टर्ड पर्सन को
ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को। एनालिसिस क्या है, कंबाइनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी विद चार्ज FC इज एप्लीकेबल एज पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा, लेकिन रजिस्टर्ड को दिया तो RCM एप्लीकेबल होगा। उसके बाद प्रोविजन ऑफ द नोटिफाइड अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन सब पे ये चार्ज एप्लीकेबल होता है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विस सप्लाई बाय RDD टू बाय एनी पर्सन, यानी कि RDD रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, यानी कि जो अपने घर वगैरह के लिए उसको रेंटिंग पे करते हैं, टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के को अगर हम ये सर्विस देते हैं तो उस केस में भी RCM एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये पूरा एनालिसिस है जिससे ये RDD वाला RRD वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कि देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी किस किस की है, सबसे पहले हमने लिया रेसिडेंशियल की प्रॉपर्टी है, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे लोग आके रहते हैं और कौन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, रहने के लिए, तो कोई बात नहीं। और वो पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा, फिर टैक्स ही नहीं आएगा। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो RCM एप्लीकेबल होगा। अगर कमर्शियल के लिए ले रहा है रजिस्टर्ड पर्सन तो भी RCM एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज़ के लिए ली जा रही है बाय एक एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा ली जा रही है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। और कमर्शियल बिजनेस एनी पर्सन, किसी भी पर्सन द्वारा ली जा रही है कमर्शियल वाली, तो उस केस में फॉरवर्ड ही अप्लाई होगा। कोई भी ये नहीं कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड, उससे मतलब नहीं। अगर कमर्शियल बिजनेस कमर्शियल यूज़ के लिए ली जा रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स यानी क्या होता है कि जो बिज़नेस पर्पस के लिए बनी है, ये उसको में रहने के लिए कोई पर्सन, अब कोई ऑफिस वगैरह है, अब ऑफिस वगैरह में थोड़ी ना कोई जाके रह सकता है क्योंकि वो बनी ऑफिस के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए है, तो उस केस में वो कमर्शियल माना जाता है। और कमर्शियल के लिए यूज़ हो रहा है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। सर्विस बाय डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उसकी बात की गई है कि डायरेक्टर सर्विस देते हैं तो उस केस में क्या होगा। सर्विस कंपनी टू सेड, इसमें कुछ नहीं, वही है कि डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है तो उस केस में भी, या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे भी RCM आएगा। कोई होल टाइम मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है नॉर्मली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाता है। और नॉन एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉय, उनको भी एम्प्लॉय कंपनी का नहीं माना जाता। तो अब इस केस में ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए दिया है, ये पता होना चाहिए कि कौन एम्प्लॉय है और कौन एम्प्लॉय नहीं है, उसी के हिसाब से जो है टैक्स पता चलेगा कि कौन पे करेगा। तो एक सर्कुलर के हिसाब से क्या है कि रेम्यूनरेशन पेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने रेम्यूनरेशन दी है और डू नॉट एम्प्लॉय, मतलब कि नॉर्मली जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के उनको दी है एंड आउट शेड्यूल 3 के हिसाब से और टैक्सेबल नहीं है, GST एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, शेड्यूल के अंदर 3 के अंदर नहीं आता है और इसलिए उस पर टैक्स भी नहीं आएगा। कंपनी इज लायबल टू पे GST अंदर RCM, तो जो है उस डायरेक्टर पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं आएगा। जो कंपनी है वो उसे खुद ही उसके RCM के रूप में उसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को RCM के अंदर पे करना पड़ेगा। द डायरेक्टर इज एम्प्लॉय, अब जो एम्प्लॉय है उसका क्या, अगर उस पर उसकी सैलरी पे TDS कट रहा है तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्मली एम्प्लॉय है हमारा, हम उसका इनकम टैक्स में वैसे ही GST काट दे, मतलब कि टैक्स ले रहे हैं, तो उस केस में वो उस पर नहीं आएगा, नॉट टैक्सेबल। बट अगर उसके अलावा कोई और रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा सप्लाई और उसकी GST आएगा। मतलब कि नॉर्मली मान लो कोई भी अनएम्प्लॉयड डायरेक्टर, मतलब कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है कोई डायरेक्टर, तो उस केस में टैक्स आएगा ही नहीं, चाहे वो किसी के लिए भी हो, क्योंकि नॉर्मली सैलरी तो उसको देंगे नहीं, एक अलग सिटिंग फीस या कोई कमीशन देंगे तो वहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो एक तरीके से हमारा एम्प्लॉई है तो जो एम्प्लॉई को हम दे रहे हैं ना, अगर वो TDS उस पर कट रहा है तो मतलब वो नॉर्मल सैलरी है तो उस पर नहीं आएगा GST। लेकिन उसके अलावा कोई
सा दे रहे हैं, कोई गुड्स दे रहे हैं, तो उस केस पे वहाँ पे आ जाएगा। तो इसके नॉर्मली आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैक्स टू मैक्स 50,000 तक का अमाउंट फ्री में दे सकते हो, लेकिन उसके ऊपर दोगे तो आपको पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलर नंबर 201। ये सर्कुलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी सच एज रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल। यानी कि जो डायरेक्टर है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कि कंपनी को पे मतलब प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करो और उस पर जो भी रेंट वगैरह होगा वो हमें दो, तो वहाँ पे आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन अगर सप्लाई डायरेक्टर एज एन इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर सर्विस सप्लाई बाय डायरेक्टर टू कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन हीज प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी एंड इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि डायरेक्टर जो है वो सर्विस दे रहा है अपनी कंपनी की अपनी कैपेसिटी पे, तो फिर वो वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर वो किसी और डायरेक्टर के बिहाफ पे दे रहा है, मतलब कि एक कंपनी में 2 डायरेक्टर थे, ए और बी। ए ने क्या कहा बी से कि तू मेरे हिसाब मेरा काम कर या अपनी प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ मेरे कंपनी को दे दे, तो उसके बिहाफ पे कंपनी को दिया ना कि वो बाद में उसके पेमेंट करेगा, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। यानी कि अगर डायरेक्टर ने खुद की प्रॉपर्टी खुद के मन से दी तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और के बिहाफ पे दी तो उस केस में आरसीएम आएगा, और अपने बिहाफ पे दी तो आरसीएम नहीं आएगा। उसका इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट का मैं नीचे इम्पॉर्टेंट रिमार्क पढ़ता हूँ, मैं इसे बता देता हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा सा बस वही है पैराग्राफ की किस पे कौन इंश्योरेंस एजेंट माना जाता है, तो उसको इतना नहीं करोगे, इसको पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो ओनली सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस मिल रही है तब आरसीएम आएगा। लेकिन अगर किसी और चीज़ के लिए लाइक एक्चुअरी या एक्सेट्रा सर्विस सप्लाई टू इंश्योर, यानी किसी और काम के लिए आप इंश्योरेंस के लिए कर रहे हो, इंश्योरेंस एजेंट के रूप में कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और चीज़ काम के लिए कर रहे हो तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट इज अ लाइसेंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट, अगर उसके पास एक लाइसेंस है तो क्योंकि इसका एक लाइसेंस होता है तभी आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, ऐसे ही नहीं बन सकते। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप पे आरसीएम आएगा, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और फिर भी आप इंश्योरेंस एजेंट का ही काम क्यों ना कर रहे हो, फिर आप पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा, फिर आप उसको रिवर्स चार्ज में पे नहीं कर सकते। तो उसके बाद रिकवरी एजेंट कौन होता है कि बैंक वगैरह जो लोन दे देती है ना, अब जब जो लोन लेके गया है वो पेमेंट कर नहीं रहा है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, रिकवरी एजेंट्स को, अब खुद जाके पूरा बैंक जाके तो वहाँ बैठ नहीं जाएगा कि हमारे पैसे दे, तो वो कुछ एजेंट्स को अपॉइंट करती है जो कि उससे पैसे लेने का काम करते हैं, मतलब कि उनसे जो भी रिसिप्ट वगैरह लेनी है, कोई कैश वगैरह लेना है, और अगर वो नहीं दे रहा तो उसकी कौन सी गुड्स को हमें उठा के ले आना है, मतलब कि जिस पे उसकी चार्जेस हैं बैंक के, उस गुड्स को उठा के ले आना है, तो उस केस में वहाँ पे भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। तो सर्विस बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनबीएफसी ये सब इसको यूज़ करती हैं, अगर वो टैक्सेबल में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उन पे भी आरसीएम आ जाएगा। उसके बाद कॉपीराइट सर्विस ऑफ म्यूज़िक एक्सेट्रा, मतलब कॉपीराइट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको भी एनालिसिस से पढ़ा देता हूँ क्योंकि समझा देता हूँ कि ऊपर वाले में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि किस पे लगेगा वो आप रीड कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं एनालिसिस डायरेक्ट बताऊँ कि कहाँ आरसीएम लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, तो उसी में हमारा कवर हो जाएगा। सबसे पहला कवरिंग कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक आर्टिस्ट और म्यूजिकल वर्क वगैरह है, या सप्लायर ऑफ म्यूज़िक कंपोज़र फोटोग्राफर आर्टिस्ट है तो उस केस में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी अदर केसेस में आप सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। रिसिपिएंट शुड बी म्यूज़िक कंपनी प्रोड्यूसर और लाइक, जो मतलब कि जो सर्विस ले रहा है वो कौन है, वो एक म्यूज़िक कंपनी हो या प्रोड्यूसर हो या उसकी जैसे ही कुछ हो, डायरेक्टर वगैरह उनके वो हो, तो उस केस में आरसीएम आएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और बंदा है ना तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा।
म्यूजिक कंपनी ऑफ द प्रोड्यूसर ही टैक्सेबल, फिर ये टैक्सेबल टेरिटरी वाला केस आ गया कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, मतलब इंडिया में है तो एप्लीकेबल होगा, इंडिया के बाहर है तो नहीं होगा, मतलब कि आरसीएम नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका एक और पार्ट है कॉपीराइट सर्विस बाय ऑथर, यानी कि जो कॉपीराइट सर्विस है, ट्रांसफर ऑफ द परमिटिंग ऑफ द कॉपीराइट ओरिजिनल लाइब्रेरी ऑफ द बुक्स और ऑथर टू पब्लिशर, यानी जो पब्लिशर को ट्रांसफ़र करता है बुक अपनी लिख के ऑथर, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। तो उसका इम्पॉर्टेंट दिमाग क्या कहता है कि कॉपीराइट रिलेटिंग टू लिटरेरी वर्क, यानी कि उसने जो राइटिंग वर्क किए हैं उस बुक पे उसके बारे में बात करता है, एंड रिलेटेड टू नॉट ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, मतलब कि जो एक्चुअल लिटरेरी वर्क है उसके बारे में है तो आरसीएम, और अगर नहीं है तो उसके फॉरवर्ड चार्ज। सर्विस सप्लाइड बाय ऑथर, अगर किसी ऑथर द्वारा किया गया है तो आरसीएम, लेकिन अदर देन सप्लाइड बाय अदर्स, किसी और मतलब अदर देन ऑथर, मतलब कि कोई और आया पब्लिश के पास कि मेरे पास ये किसी की बुक पड़ी है और ये बहुत अच्छी बुक है और इसे आप अपने उसमें छाप दो, तो उस केस में वो उसने खुद लिखा नहीं है, तो जब उसने खुद नहीं लिखा तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में पे करना होगा। रेसिपिएंट जो है वो पब्लिशर हो और किसी कोई ना हो, ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर किसी भी ऐसे लोकल एरिया में जाके किसी को कह रहे हो बुक छापिए वाली, तो ऐसे नहीं, आप पब्लिशर को दे रहे हो तो वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन किसी और को पे दोगे तो नहीं एप्लीकेबल होगा। रेसिपिएंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब सिंपल, आपने बुक लिखी, एक ऑथर ने बुक लिखी है जो कि पब्लिशर को दी जा रही है तो आरसीएम आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ किसी और ने बुक लिखी है, किसी और द्वारा दी जा रही है या कोई और रिसीव कर रहा है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। स्पेशल रिमार्क शिफ्टिंग ऑफ आरसीएम टू फॉरवर्ड चार्ज, मतलब कि हम शिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ केसेस में। कैसे? ऑथर हैज़ टेक रजिस्ट्रेशन एंड फाइल अ डिक्लेरेशन, यानी कि जो ऑथर है वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करवा ले कि जीएसटी के अंदर, और डिक्लेरेशन दे दे कि मैं खुद रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करूँगा टैक्स, तो उस केस में वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर वही है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखा है तो आप उसको पढ़ लेना। उसके बाद सर्विस बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमेटी टू आरबीआई, मतलब कि कुछ कमेटीज़ वगैरह के मेंबर्स हैं उनके द्वारा सर्विस दी जाए। डायरेक्टर सेलिंग एजेंट वगैरह से होते हैं उनकी सर्विस दी जाए, मतलब किसी भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी वगैरह के अलावा बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को कोई भी सर्विस मिलती है डायरेक्ट सेल, मतलब कि सेल वगैरह लोन वगैरह का, कोई और तरीके से सेल करवाने के लिए कोई भी तरीके के एजेंट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, तो उनकी सर्विस भी आरसीएम के अंदर आती है। तो मैं ज़्यादा कुछ रीड नहीं करा रहा, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लो या इसको पढ़ लो, बात एक ही है, लेकिन इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आरसीएम किस पे लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज किस पे लगेगा। तो जैसे यहाँ है कि इंडिविजुअल द्वारा दिया गया तो वो आरसीएम आएगा, किसी और के द्वारा दिया गया तो आरसीएम नहीं आएगा। किसी बैंकिंग या एनबीएफसी को दिया गया तो आरसीएम आएगा, उनके अलावा किसी पे नहीं आएगा। और टैक्सेबल टेरिटरी के बारे में बता दिया, तो टैक्सेबल टेरिटरी वाला पॉइंट तो सब में कॉमन है तो उसके ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो उसमें मेन पॉइंट है इंडिविजुअल और टू बैंकिंग के एनबीएफसी अदर्स टू अदर्स, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल, ये नहीं कि टैक्स नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर भी एक तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला बंदा है जो बैंकिंग कंपनीज को या टैक्सेबल बैंकिंग कंपनीज वगैरह को सर्विसेज देता है। तो सप्लायर इज़ बिजनेस फैसिलिटेटर, यानी कि जो सप्लायर बिजनेस फैसिलिटेटर है उसके अलावा कोई और है, कॉरस्पॉन्डेंट वगैरह हैं तो उस केस में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी ही होनी चाहिए, एनबीएफसी भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। सर्विस सप्लाई टू द अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी वगैरह को आपने सर्विस दी तो वहाँ आपको टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा बिजनेस फैसिलिटेटर को, लेकिन बैंकिंग कंपनी के केस में नहीं करना पड़ेगा, आरसीएम हो जाएगा और फ्री टैक्सेबल टेरिटरी का
पॉइंट आ जाता है। बिजनेस फैसिलिटीज बैंकिंग कंपनीज रिस्पेक्ट टू द अकाउंट इन रूरल एरिया, अगर वो रूरल एरिया का ब्रांच है बैंकिंग कंपनी का तो उस केस में टैक्स ही माफ़ हो जाता है, क्योंकि रूरल एरिया पे छूट दे रखी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल मतलब कि बैकवर्ड लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हमें एग्जेम्पशन दे रखा है ताकि वहाँ के लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अब कॉरेस्पॉन्डेंट की बात आती है तो सर्विस सप्लाइड बाय एजेंट कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि एक एजेंट द्वारा किसी एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहा है, तो उस केस में वहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी आ जाएगी, मतलब उस केस में RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा तो डायरेक्ट वहाँ पे मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बिजनेस फैसिलिटेटर है, क्या है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस टू द एनी पर्सन, कोई भी पर्सन देता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ RCM, इफ कुछ केसेस है जिसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट यूनियन यूटीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो है उनके केस में RCM नहीं आएगा, मतलब कि ये वाले केसेस हैं, तो इस अगर वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या उनको सर्विस देते हैं तो उस केस में RCM नहीं आएगा। टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 फॉर नॉट टैक्सेबल सप्लाई, a registered person paying tax under section 10 of the CGST कंपोजिशन स्कीम में अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर नहीं है एप्लीकेबल होगा। डॉग स्निफर, इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, बैकग्राउंड चेक, CCTV सिक्योरिटी वगैरह आपने सर्विस प्रोवाइड किए तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर सर्विस प्रोवाइड की है तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा RCM, और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा प्रोवाइड करी गई है तो उस केस में नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कोई कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, कोई भी बैकग्राउंड सर्च चेक, इन्वेस्टिगेशन यानी अदर देन सिक्योरिटी सर्विस कोई प्रोवाइड कराई गई है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट या अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में जो है RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आता है रेंटल मोटर यानी कि मोटर्स व्हीकल्स को रेंट पे देने के लिए, तो इस पे 2 चार्जेस आते हैं, 5% का, एक 12% का। तो 5% या 12% इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, इसको आप बस रीड कर लेना, आपको खुद ही समझ जाएगा, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। तो रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल designed to carry passenger to the where cost fuel is included in the consideration charge with the reason of the रेट बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि किसी भी पर्सन द्वारा कोई चार्ज कंसिडरेशन चार्ज बाय एनी पर्सन एंड अदर देन टू बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से किसी भी तरीके की मोटर व्हीकल आप, मतलब कि हम कोई भी तरीके की मोटर व्हीकल सर्विस पे दे रहे हैं और उसमें जो हम चार्जेस लेंगे ना, जिसकी जो कॉस्ट होगी उसमें हम फ्यूल भी इंक्लूड है, मतलब फ्यूल का जो भी खर्चा होगा वो सामने वाला करेगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हम उसका मतलब कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो खर्चा करेगा, हम पूरा टोटल मिला के पैसा दे रहे हैं कि इतना पैसा हम देंगे। अब उसमें आपका फ्यूल हो, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए रास्ते में, गाड़ी का पहिया निकल के भाग जाए, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, वो सारा आपका काम है, हमें टाइम से वहाँ पे पहुँचना है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज आ जाएगा। अगर फ्यूल, मेनली यहाँ फ्यूल की बात की है कि अगर चार्जेस में फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड है तो एप्लीकेबल होगा, और अगर इंक्लूड नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा रिवर्स चार्ज। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फॉरवर्ड चार्ज के लिए, तो सप्लायर इस बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वहाँ पे क्या होता है इंडिविजुअल की किस में बात की थी, लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है एंड डज नॉट इश्यू इनवॉइस अंडर जस्ट 12% के अंदर इनवॉइस नहीं कर रहा, तो सर्विस रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये 3 केसेस हैं, या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, या तो वो 12% के हिसाब से नहीं दे रहा GST, या फिर वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो उस केस में वहाँ पे आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये केस है कि क्वेश्चन विद द कंसिडरेशन ऑफ द RCM सर्विस रेंटिंग मोटर व्हीकल कैरी पैसेंजर, यानी कि जो पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं क्या उस पर आएगा, तो वहाँ पे क्या है कि RCM वुड बी अप्लाई, तो वहाँ पे RCM आएगा भले वो पैसेंजर व्हीकल क्यों ना हो। तो रेंटिंग ऑफ द
एज इट लाइक सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग व्हीकल। तो रेंट पे जैसे व्हीकल प्रोवाइड करें सेम वैसे ही माना जाएगा, तो कुछ अलग नहीं है। और सर्विस ट्रांसपोर्टेशन टू ऑफ पैसेंजर, यानी कि कैरी पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर्स को पहुंचाने के लिए, पैसेंजर को पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन ही है। एक होता है कि मतलब कि हमने रेंट पे गाड़ी ली है, बाद में वापस कर देंगे, और एक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है या टैक्सी, काम ही उसका रेंट पे मतलब कि पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन का, तो उस केस में वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि जैसे कोई टैक्सी है तो उसका तो काम ही है ना सर्विस प्रोवाइड कराने का, पैसेंजर्स को इधर उधर ले जाने का। अब वो थोड़ी ना स्पेशली रेंट के पे दे रहा है गाड़ी अपनी, तो उस केस में वहाँ पे आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रेंट के लिए दे रहे हो तो वहाँ पे आरसीएम आ जाएगा। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय लेंडर टू बोरोवर, अगर आप कोई सिक्योरिटीज़ को बोरोवर्स को लेंड करते हो, मतलब किराया, मतलब कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि गिरवी पे दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट टॉपिक बचा है ईसीओ। ईसीओ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इस पूरे में बहुत कम टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें ये भी है। क्योंकि रिवर्स चार्ज एक बहुत इस बड़ा मतलब बड़ा क्या, एक तरीके से ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको रीड सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि ICI है, पता नहीं किसको उठा के क्वेश्चन पूछ दे, हमें नहीं पता। तो ईसीओ हम करते हैं। तो CGST लाइबिलिटी ऑफ ईसीओ क्या होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जैसे आपने देखा होगा कि स्विगी है, कोई ओला उबर वगैरह है, तो ये सब ईसीओ हैं। क्योंकि अमेज़ॉन है, ये सब ईसीओ है, क्योंकि इनके खुद के गाड़ी या रेस्टोरेंट्स नहीं है, दूसरे के होते हैं। ये सिर्फ उन ऑर्डर लेते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो उस केस में कौन टैक्स पे करेगा? तो इफ़ देयर इज़ इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई तो स्पेसिफिक सर्विस थ्रू ईसीओ द्वारा करी जा रही है, तो टैक्स ऑन सच सप्लाई विल बी पेड बाय ईसीओ पे करेगा उस पर। ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल बी इफ द पर्सन लायबल, मतलब कि जो भी तरीके का टैक्स होगा, कोई भी एक्ट के प्रोविजंस वगैरह होंगे, वो ईसीओ पे एप्लीकेबल रहेंगे। Here, सर्विस आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, यानी कि कोई सर्विस अगर गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई एक्स्ट्रा एडिशनल की गई, कोई छूट दी गई या कोई और पे भी टैक्स लगाना पड़ा, तो वहाँ पे भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा आरसीएम। मतलब कि ईसीओ को ही पे करना, आरसीएम नहीं, आरसीएम ख़त्म हो गया, ये ईसीओ की बात हो रही है, ठीक है। अब दो प्रोवाइजो है इसमें कि इफ़ ईसीओ नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि अब जोमेटो, ओला, उबर, इनका क्या कोई प्रेजेंट, कोई जाके हम करते हैं, ऑनलाइन ही तो करते हैं, मतलब एक प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का स्टार्टिंग में जब आया था तो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था, अभी हो तो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग जो कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं था, कोई एक उसका प्रेजेंस नहीं था यहाँ पे, बस वो ऑनलाइन मोड में था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? तो रिप्रेजेंटिंग ईसीओ इज टैक्सेबल टेरिटरी फॉर एनी पर्पस। तो ईसीओ इज़ नॉट, मतलब कि अगर उसका पर्सनल प्रेजेंस नहीं होगा तो उसका कोई रिप्रेजेंटिंग होगा, कोई और सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो उस केस में टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर हैविंग फिजिकल प्रेजेंट, एक मिनट, नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस, अच्छा ठीक है, इसमें क्या बोला है? फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और टैक्स रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उस केस में शैल बी अपॉइंटेड बाय ईसीओ। कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो अपॉइंट किया गया होगा ईसीओ द्वारा, क्योंकि कोई ना होगा सर्विस प्रोवाइड करने की, कोई तो होगा, तो उस केस में वो टैक्स पे करेगा। शैल बी पर्सन लायबल टू पे टैक्स, यानी कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मली ईसीओ पे करेगा। अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, यानी कि इंडिया में अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उसकी ना कोई बिल्डिंग है ना कोई ऑफिस वगैरह है, तो उस केस में
उसका कोई रिप्रेजेंटिंग होगा, क्योंकि किसी के द्वारा मिलके तो वो सर्विस प्रोवाइड करा होगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करा सकता ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा टैक्स। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है, ना वो फिजिकल प्रेजेंस है ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका कोई और मेंबर होगा, मतलब कि किसी ना किसी को तो अपॉइंट किया होगा ना, तो जिसको अपॉइंट किया है वो ईसीओ के बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। तो ये ईसीओ का डेफिनेशन नीचे आ गया, ये ऊपर होना चाहिए था। ईसीओ मीन्स एनी पर्सन हुज ओन्स ऑपरेट मैनेज डिजिटल इकोनॉमिक फैसिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, वो ईसीओ, उसे ईसीओ कहा जाता है। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन बची है, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कैब, जो कैब वगैरह के होते हैं जैसे ओला उबर वगैरह है, उसके केस में क्या आएगा, तो एनी सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, या कोई मोटरसाइकिल वगैरह, या कोई और भी अदर किसी भी तरीके की सर्विस दी गई इन गाड़ियों से, मतलब वो मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड कराएगी अदर देन ओमनीबस एक अलग है, कोलकाता वगैरह की साइड चलती है। तो उस केस में क्या होगा, आप इस केस में आपको ईसीओ को पे करना पड़ेगा टैक्स। एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर इज अ कंपनी, ओमनीबस पे भी ईसीओ टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर वो कंपनी द्वारा यूज़ की जा रही है, तो अगर बॉडी बिजनेस एंटिटी उस ओमनीबस को यूज़ कर रही है तो भी आप पे टैक्स आएगा। लेकिन अगर आप ओमनीबस यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रही है तो वहाँ पे टैक्स नहीं आएगा। तो उसके बाद बी और सी एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रूम और होटल्स वगैरह, जो होटल वगैरह के रूम्स का रेंट पे देना, या कोई हाउस कीपिंग, हाउस के साफ़ सफाई के लिए कोई सर्विस लेना, तो इन दोनों केस में 2 केस आते हैं। सबसे पहला, आपने किससे रजिस्टर्ड, जो पर सप्लायर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अगर वो जीएसटी के अंदर है तो उस केस में सप्लायर खुद ही पे करेगा टैक्स। लेकिन अगर वो नहीं है तो उस केस में ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा सप्लायर के बिहाफ पे। सप्लायर को फिर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे ईसीओ पे करेगा। फिर लास्ट पॉइंट है, सप्लाई ऑफ द रेस्टोरेंट और सर्विस इंटीरियर लोकेटेड, मतलब कि किसी भी तरीके की रेस्टोरेंट सर्विस है अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा, या अदर कोई अलग सर्विसेज हैं, उस केस में क्या होगा, लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्रीमिसेस, एक स्पेशल प्रीमिसेस में है, एंड टैरिफ अबाउट 7500 पर डे, जिसका प्राइस यानी कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसका 7500 पर डे के हिसाब से रेंट है, या किसी भी तरीके का किराया वगैरह है, फीस वगैरह है, तो उस केस में भी ईसीओ आ जाएगा। तो इन केस ऑफ ए और डी, मतलब कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैब था, पैसेंजर था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कैब वगैरह, और ये जो सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है उस केस में ईसीओ पर सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो दोनों ही केस में हमें ईसीओ को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से पूरा करा है इसमें, और अच्छे से समझा भी दिया, और आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट आता है या आपको अच्छा लगा हो तो उसके बारे में बताएं, और कुछ और प्रॉब्लम हो तो उसको भी बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।